हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राम राम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक पैरेललोग्राम है, सॉरी ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी और सी डी का अनुपात 5:4 में है। ई और एफ ए डी और बी सी का मध्य बिंदु है। तो ए बी एफ ई और ए ई सी डी के जो एरिया के अनुपात हैं वो क्या होंगे। ठीक है, फटाफट ट्राई करो। देखो प्यारे साथियों, इस तरीके से ट्रेपीजियम होता है। ये ए बी और सी डी है और ए बी सी डी में रेशियो है 5:4। इस भुजा का और इस भुजा का मिड पॉइंट को जब मिलाएंगे वो इन दोनों के सम का आधा होती है, ये भी आप जानते हो। ए डी और बी सी के मिड पॉइंट है ई और एफ, ई और एफ है। तो क्या किया, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो दोनों अनपैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन दोनों के सम का आधा होती है। तो ट्राइंग जो क्वाड्रिलेटर ए बी ई एफ है उसका एरिया क्या होगा, 1/2 गुना ए बी एफ ई का एरिया, इसका एरिया क्या होगा 1/2 गुना पैरेलल साइड का सम 9.5 इंटू उनके बीच की दूरी h। और जितना h आपको पता है वो ये h ऊपर होता है, ऐसा पता है क्या आपको। भाई मिड पॉइंट को जब मिलाएंगे, ध्यान दो, देखो जैसे ही मिड पॉइंट को मिलाएंगे, बोर्ड पे ध्यान दो, समझ लो, जिनको नहीं पता क्यों सेम होता है ध्यान दो। जैसे कोई लाइन मिड पॉइंट से मिलाएंगे और बेस के पैरेलल चलेगी तो सामने वाली भुजा को भी मिड पॉइंट को जाके मिलेगी, यानी रेशियो 1:1 होगा। कोई भी लाइन जो मिड पॉइंट से चलती है और सामने वाले भुजा के पैरेलल चलती है वो मिड पॉइंट पे जाके मिलती है, ये रेशियो 1:1, तो ये भी 1:1। तो हाइट दोनों केस में सेम होगी, 1/2 गुना ऊपर वाले ट्रेपीजियम का एरिया, तो 1/2, दोनों साइड का सम 8.5 इंटू एच। एच से एच गया, 1/2 से 1 गया, 2 से काटो तो 9 दूनी 18, 1 19, तो 19:17। ऑप्शन ए। गुड, अर्पिता का आंसर तो ठीक है। चलो ध्यान दो, देखो पढ़ो अगला। एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसका, चक्रीय समलंब चतुर्भुज की सबसे अच्छी बात क्या होती है, चक्रीय समलंब चतुर्भुज की सबसे अच्छी बात होती है उसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिनका मध्य भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो खंड बनता है वो 13 है। आधार इसका 10 है, छोटी भुजा 10 है, तो इन दोनों का योग ही तो आधा होगा ही, तो ये 16 है। फिर 13 का डबल कितना, 26, इन दोनों के योग के बराबर। तो कह रहा है इसका परिमाप ज्ञात करो। यदि एरिया 52, एरिया क्या होता है 1/2 गुना दोनों पैरेलल साइड का सम 26 इंटू एच बराबर 52, तो एच की वैल्यू आ गई 13 चौक 52। और ध्यान दो ये जब 10 है, ध्यान दो, देखो ये 10 है और ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये भी 10 बचा। ये 10 है, दोनों साइड पैरेलल हैं तो ये 10 होगा। 10 के बाद दोनों तरफ पैरेलल और बराबर हैं, दोनों तरफ एन पैरेलल साइड जो है, देखो ध्यान दो ये दोनों पैरेलल हैं जिसमें 10 है तो ये भी 10 हुआ क्योंकि हमने दो पैरेलल लाइन बना दी। और अब बचा हुआ पार्ट जो है वो भी बराबर होगा क्योंकि ये दोनों अनपैरेलल साइड जो है वो बराबर है। तो 16 में से ध्यान दो ये पूरा 16 था जिसमें से 10 तो बचा कितना 6, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, तो ये हो गया 4। हमें पता है h बराबर, ये 3 है ये 4 है, तो अनपैरेलल साइड कितनी हो जाएगी 5। हमें चाहिए परिमाप, तो परिमाप कर दो 10 + 16 प्लस दोनों अनपैरेलल साइड बराबर है तो 5 + 5 तो 36। समझे क्या बात को, कमेंट करें।
जहां भी जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, होल्ड करें, होल्ड कर कर उसके बाद उसको सोल्व करें और मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करें। जैसे मेरा आंसर आता है उससे पहले आपका सही आंसर आता है, ठीक है, वरना थोड़ा सा बैक करें वीडियो को और कंटिन्यू देखते रहें। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें दोनों विकर्ण एसी और बीडी चार भागों में बांटते हैं, तो चौथे भाग का क्षेत्रफल एक्स का मान। अपने को क्या पता है कि भैया ये एरिया A1 A2 A3 A4 हो, कोई भी क्वाड्रिलेटर के लिए A1 A2 A3 A4 हो, तो A1 इंटू A3 का गुणा A1 इंटू A3 का गुणा A2 इंटू A4 के गुणा के बराबर होता है। तो x गुणा 1.5 बराबर होगा 3 गुणा 4.5। तो 1.5 से काटो 3 बार तो x की वैल्यू जाएगी 9। तो किसी भी क्वाड्रिलेटर में दोनों डायगोनल यदि किसी पॉइंट O पर काटते हैं तो चार एरिया बनेंगे, A1 A2 A3 और A4। तो याद रखें A1 A3 का गुणा A2 A4 के बराबर होता है। और यदि ये क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर या रेक्टेंगल हो तो उस केस में A1 A3 का सम A2 और A4 के सम के बराबर होता है। और यदि ये ट्रेपीजियम हो तो A1 A3 के बराबर होगा। तो A1 A3 के बराबर होगा तो A2 का जो स्क्वायर है वो A1 और A3 दोनों बराबर होंगे, तो इन दोनों को यदि A कह दें, दोनों A और A रहेंगे, तो A स्क्वायर बराबर A2 इंटू A4 के बराबर होता है। ये छोटी छोटी बातें। और किसी भी ट्रेपीजियम के दोनों डायगोनल यदि 90 डिग्री पर काटें तो अपोजिट साइड का सम रिमेनिंग अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको थ्योरी में पढ़ाए गए हैं, नहीं पढ़े हुए तो अपनी थ्योरी में पढ़ लें, थ्योरी को अच्छी कर लें और फिर आगे बढ़ जाएं। ये क्या कह रहा है भाई साहब कि दिया गया चित्र के अंदर एक अंतर्वृत्त बनाया गया है, BC की वैल्यू 38 है, QB 27 है, तो भैया एक सर्किल पे स्पर्श रेखा ये भी 27 होगा। DC 25 है, DC 25 है, BC का मान है 27, तो ये 11, 38 तो ये भी 11, और DC का मान है 25 तो ये 14, तो ये भी 14। और सेंटर से यहाँ 90 डिग्री डालो, सेंटर से यहाँ 90 डिग्री डालो, 3 90 तो ये चौथा भी 90 होगा, और चारों 90 होते ही एक स्क्वायर हो गया ये। तो कह रहा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ध्यान दो ये पूरा यहाँ तक 27 तो ये भी 27, पूरा 30 तो बचा 11, किसी भी पॉइंट से खींचेगी स्पर्श रेखा ये भी 11, पूरा दे रखा है 25 तो बचा 14, ये 14 तो ये भी 14, और फिर सर्किल के स्पर्श रेखा वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये क्या कहना चाह रहा है समझो, देखो क्या कह रहा है, ABCD एक आयत है, AD बराबर 4 है, AD बराबर 4 है तो ये भी 4 है, आयत है इसलिए। AE जो है EB के बराबर है, ये 1:1 में है, ये दोनों बराबर है, AE और EB बराबर है। EF जो है वो परपेंडिकुलर है DB पर, और DF के आधे के बराबर है। तो DF यदि 2x है तो ये x है, और इसी DEF का एरिया दे रखा है, इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है। तो एक बात बताओ, इस ट्राइंगल के यदि पता है तो 1/2 गुणा आधार 2x गुणा ऊंचाई x बराबर कितना दे रखा है 5, तो x स्क्वायर बराबर 5, तो x की वैल्यू √5। तो ध्यान दो ये √5, ये 2√5, तो ये कितना होगा बताओ, ये √5, ये 2√5, तो ये कितना होगा बताओ। तो आप कहोगे एक है √5, दूसरा है 2√5, तो दोनों का स्क्वायर कर लो जी, तो ये बन जाएगा 5 और 20 25, 25 का रूट चाहिए, और 25 का रूट का मतलब हो गया 5, तो ये मेरे को 5 पता लग गया। सारे स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये मेरे को पता है
ध्यान दो, ये बेस पता है, ये लंब पता है, और इसका ये आधा है, तो ये 2x है, तो ये x है, तो x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, 2x की वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये आ गई 5। और ध्यान दो, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या आपको, ये वाला, कर्ण 5, लंब 4, तो आधार 3, ये 3 तो ये भी 3, क्योंकि मिड पॉइंट दे रखा है। तो करे इस आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई 6 है, चौड़ाई 4 है, लंबाई इंटू चौड़ाई बन जाता है 24। बोलो ठीक है क्या बातें? पढ़ते हैं आगे। दिए गए चित्र में बीई को यदि एक मान लें, ध्यान दो, देखो बीई को यदि एक मान लें तो एसी कितना हो जाएगा 3, बीई को एक मान लें एसी हो जाएगा 3। और ध्यान दो, और ध्यान दो, देखो ए की आधार पे बने हुए ट्राइंगल हैं क्या ये? एसी बीई का 3 गुना है, और ए बीई का एरिया 7 है। तो ध्यान दो, ए के आधार पे जो ट्राइंगल बनते हैं, ए के आधार पे जो ट्राइंगल बनते हैं उनका एरिया का रेशियो बेस के रेशियो में होता है क्या? तो एक की वैल्यू यदि 7 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 21। तो आधे आधे रेक्टेंगल के आधे पार्ट का एरिया 28, तो आधे पार्ट का भी 28, 28 तो 56। याद रखना है, एक आधार पे जो भी ट्राइंगल बनते हैं, एक ट्राइंगल ये बना, एक ट्राइंगल ये बना, ए के आधार पे बने ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बेस के रेशियो में तो 1:3 है, इसलिए ये 7 है, तो 21। आधे का एरिया 28, तो बाकी आधे का भी, क्योंकि डायगोनल एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखो एक बात ध्यान दो, ध्यान दो, देखो सेंटर से यदि आप सरकमफ्रेंस तक जाएंगे तो कौन होगा आर, और इसमें से ये इतना पार्ट छोड़ दें, कितना, ये जितना 10 है, ये 10 है, 10 गुणा 20 है, तो 10 यदि छोड़ दें यहाँ, तो ये जो बचा, क्या r-10 हुआ क्या? ऐसे ध्यान दो, देखो इसको यदि मैं यहाँ सेंटर से मिलाऊं तो एक इसको क्या बोलेंगे r, और ध्यान दो जितना ये 20 है, यदि मैं इसको यहाँ से ऐसे छोड़ दूं, तो ये 20 यदि छोड़ दूं तो ये मेरे पास जो बचा, क्या r-20 बचा? ये r-20 है, तो ये भी r-20 है। और एक बात सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, तो क्या मैं यहां लगा सकता हूं? सारे स्टूडेंट्स ध्यान देना, ध्यान देना, ये पूरा है r, इसमें से पूरा r है, r में से 20 छोड़ दिया तो r-20, ठीक है। इधर ध्यान दो, देखो ये पूरा कितना है, पूरा कितना है, ये पूरा r है, पूरा कितना है r, इसमें से 10 छोड़ दें तो ये कितना होगा r-10। तो ध्यान दो, r-20 का स्क्वायर और r-10 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर हो गया क्या, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक है r है। तो क्या लिखोगे, r-10 का स्क्वायर, r-20 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर नहीं होता, 40 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर नहीं होता, 50 का स्क्वायर, 40 का और 30 का स्क्वायर होता है, r बराबर 50 हो गया। क्योंकि आप जानते हो कि 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर होता है, तो r बराबर 50 यदि है तो 10 कम और 20 कम हो जाएगा। यही पूछा है, r की वैल्यू बताओ, बोलो। चलो बढ़ते हैं, देखो आगे कहा गया है, दिए गए चित्र ABCD में एक अर्धवृत्त है, शीर्ष B पर और अर्धवृत्त के बीच में एक वृत्त बनाया गया है। तो वृत्त का और अर्धवृत्त का, वृत्त और अर्धवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। सबसे पहले काम करो, यहाँ पे एक स्क्वायर बना लो। बोलो आ रही के बात समझ में?
और स्क्वायर बना के बात करेंगे तो ये कितना है r, ये कितना है r, ये कितना है r, और ये कितना है यदि r, तो ये पूरा कितना होगा, ये जो हमारे पास अर्धवृत्त है उसकी रेडियस यदि r मान लें तो ये तो समझ आ गया, यहां से यहां तक होगा r, और सेंटर से यहां तक स्मॉल r, और सेंटर से यहां तक क्या होगा √2r। तो आप कहोगे r प्लस √2r, ये r साइड का एक स्क्वायर है उसका डायगोनल है, इसका मतलब √2r के बराबर है। तो r अपॉन r की जो वैल्यू है मेरे पास √2 + 1 अपॉन √2 - 1 हो जाएगी। √2 - 1 अपॉन √2 + 1 हो जाएगी। अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ऊपर बन जाएगा √2 - 1 का स्क्वायर और नीचे बन जाएगा 1। r अपॉन r का वैल्यू आ जाएगा 3 - 2 √2 अपॉन 1, और रेडियस का रेशियो ये है तो एरिया का रेशियो स्क्वायर कर दो। क्या किया, सब लोग एक बार समझें, ध्यान दो, ये जो स्क्वायर बना उसकी रेडियस यदि r है तो ये r r r r r r r r चलता रहेगा, और इस स्क्वायर की रेडियस यदि r है तो इस स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा √2r। और ध्यान दो √2r जो है पूरा √2r में यहां से यहां तक कितना है r, यहां से यहां तक कितना है स्मॉल r, और सेंटर से कोने तक कितना है वो एक स्क्वायर, तो इसलिए वापस √2r। r और r का रेशियो आ गया, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, √2 - 1 से ऊपर नीचे तो नीचे बन गया 1, ऊपर बन गया ये, स्क्वायर किया तो वैल्यू आ गई। अब हमें ये तो आया स्क्वायर, हमें सॉरी रेडियस का रेशियो, हमें एरिया का रेशियो चाहिए तो रेडियस का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ये चित्रहार बताओ क्या होगा। किया है, देखा है कभी क्वेश्चन ऐसा? आपको क्या लगता है एग्जाम में आया हुआ या मैंने ही बना के ले आया हूं? आपको क्या लगता है कि एग्जाम में आया हुआ है या मैं खुद ही बना लाया? तो एग्जाम में आया हुआ है, मैं नहीं बना के लाया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां दिमाग साथ लेके भी जाना होता है। चलो बढ़ो, देखो क्या कहा है, एबीसीडी एक आयत है, एफ और ई क्रम से सीडी और बीसी पर है। ट्राइंगल डीआरएफ का एरिया जो है डीआरएफ, इसका एरिया दे रखा है 3। पीबीई का एरिया दे रखा है 2। क्यू एफ क्यू ई सी का एरिया दे रखा है 20। और जो एरिया नहीं दे रखा उसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, और इसको मान लो जो पूछा है उसको एक्स। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको यदि याद हो तो ही बताना, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, याद दिला देंगे। कोई भी पैरेललोग्राम या रोम्बस या रेक्टेंगल, कोई भी पैरेललोग्राम या रोम्बस या रेक्टेंगल या स्क्वायर में एक आधार को यूज लेकर जितने भी ट्राइंगल बनते हैं, एक आधार को यूज लेकर जितने भी ट्राइंगल बनते हैं उसका एरिया क्वाड्रिलेटर के एरिया का आधा होता है। बोलो ये से नो। एक भुजा को आधार मानकर
पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर या रेक्टेंगल में एक भुजा को आधार मानकर पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल या स्क्वायर में जो भी ट्राइंगल बनाया जाता है उसका एरिया क्वाड्रिलेटर के एरिया का आधा होगा क्या? तो ध्यान दो, देखो इसको मैंने मान लिया आधार। ध्यान देना किसको आधार मान लिया, इस एडी को आधार मान लिया और ये एक ट्राइंगल बना दिया। एडी को आधार मान के एक ट्राइंगल बना दिया। तो क्या आप बोलेंगे a प्लस एक्स प्लस 2 जो है, a प्लस एक्स प्लस 2 जो है, ये जो एरिया है बाकी एरिया के बराबर होगा d प्लस सी प्लस 20 प्लस 3 b प्लस 3। ये जो ट्राइंगल मेरे को दिखाई दे रहा है कौन सा, ए ई डी का एरिया बाकी एरिया के बराबर होगा। आधा तो तभी होगा जब दोनों बराबर बराबर होंगे। ऐसे ही सारे स्टूडेंट से ध्यान दो, यदि मैं बेस मान लू किसको, ए बी को, और यहां से ये ट्राइंगल बना दिया जाए, ए बी को बेस मानकर ये ट्राइंगल यदि बना दिया जाए तो x प्लस बी प्लस डी का एरिया, x प्लस बी प्लस डी का एरिया बाकी एरिया के बराबर होगा a प्लस 3 प्लस 20 प्लस 2 प्लस सी के। बोलो ठीक है क्या बात? देखो ध्यान दो, ये वाला जो एरिया कितना हुआ, एक्स ए प्लस डी, एक्स बी प्लस डी, सॉरी एक्स बी प्लस डी, बाकी कितना बचा सी, या इधर से स्टार्ट करो, ए 3 20 2 सी बचा। यहां से काम करो, बी और डी की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो x प्लस ए प्लस एक्स प्लस 2, b प्लस डी की जो वैल्यू है, b प्लस डी की वैल्यू यहां पुट करनी है। तो ये जो है ये तो ऐसा कैसा, और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो माइनस का c प्लस 20 माइनस का c देखो पहले क्या लिखा, a प्लस एक्स प्लस 2 का एरिया d प्लस सी प्लस 20 प्लस b प्लस 3 के बराबर, d प्लस सी प्लस 20 प्लस b प्लस 3 के बराबर। अब अपने क्या कहा, ए एक्स इधर से डी एक्स 3 का एरिया, तो a प्लस 3 प्लस 20 प्लस 2 प्लस सी के बराबर। ठीक है, तो ध्यान दो हम क्या कर रहे हैं, b और d का मान इसमें पुट कर रहे हैं। b और d का मान यहां पुट कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या बचा देखो, b और d का मान यदि मैं यहाँ पुट कर रहा हूं तो मेरे से क्या बचेगा, देखो इधर बचा b और d का मान पुट किया, तो a प्लस एक्स प्लस 2 माइनस सी माइनस 20 माइनस सी माइनस 20 माइनस 3, और बराबर आया a प्लस 3 प्लस 20 प्लस a प्लस 3 प्लस 20 प्लस 2 प्लस सी। ठीक है क्या बात, a से a कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, और एरिया तो सही लिखा क्या आपने, पीबीई का एरिया 2 था। अच्छा देखो यहाँ गड़बड़ कर दी ना, पीबीई का एरिया 2 था, पीक्यूई का एरिया तो पता ही नहीं था। एक काम करो, देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
लिखते समय तब मैं सोचू क्या ये सी ऐसे क्यों बच रहा है अजीब सा। देखो पीबीई का एरिया 2 है, पीबी एरिया का 2 है, और पीबी ये 3 है ना, फिर चेक कर लो। डी आर ई डी आर एफ 3 है, पीबीई 2 है, और ये 20 है। इसको हम मान लेते हैं फिर सी। अच्छा फिर 2 और सी अपनी जगह चेंज करेंगे, 2 इधर आएगा, सी उधर जाएगा, तो ये बनेगा a प्लस एक्स प्लस सी बराबर a प्लस एक्स प्लस सी बराबर डी प्लस 2, डी प्लस 2 प्लस 20 प्लस 3 प्लस ए। ऐसे ही होगा ये d बराबर 2 प्लस सी x, तो ये हो जाएगा, यहां से शुरू करो, a प्लस 3 प्लस 20 प्लस सी प्लस 2। तो ये b प्लस डी का मान रखें तो x प्लस a प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, नहीं b प्लस डी की वैल्यू रखनी है ना, b और d की वैल्यू है, तो b और d को छोड़ दो, बाकी इधर ले आओ, तो बनेगा -2 -20 -3 बराबर होगा a प्लस 25 प्लस सी। a और c से a और c कैंसिल आउट, तो 2x बराबर 50, तो x बराबर 25। ये ठीक है काम, ठीक किया क्या बताओ, समझो एक बार, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ थी कि सीधी सी बात ये थी कि जैसे आपने क्या किया कि ये ट्राइंगल बनाया इधर, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो टोटल का आधा होगा, इसका इनका सम बराबर रिमेनिंग का सम। और फिर ध्यान दो, देखो जैसे आपने इधर ट्राइंगल बनाया ये, तो इसका जो एरिया है वो फिर रिमेनिंग का आधा होगा, तो इसका एरिया वो टोटल का आधा होगा। चलो पढ़ो आगे। ए बी सी डी एक आयत है जिसकी भुजाएं 6:8 में है। ये 6 है, ये 10 है, और ये यहाँ परपेंडिकुलर है। देखो एक बात मुझे बताओ, याद करो यदि आपको याद हो तो, वरना तो बताओगे कैसे। एक बात मुझे बताओ, देखो यदि इस तरीके से आपका ट्राइंगल बना हो और उसमें यदि ये राइट 90 डिग्री हो, तो यहां से सामने वाली भुजा पर जो 90 डिग्री बनाते हैं, इन दोनों भुजाओं का रेशियो यदि a अनुपात b हो, तो ये रेशियो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर में होता है, याद है क्या आपको। a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर में होता है, याद है क्या। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री बनाएंगे, तो दोनों जो पार्ट है उनका रेशियो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर में होता है। ऐसा ज्योमेट्री में पढ़ा था अपन ने। कब, कौन सी ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में तब जब हमने, तो ऐसा यदि है तो ध्यान दो, देखो ये यदि मेरा एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में ये बना दिया 90 डिग्री, इस ट्राइंगल में बना दिया 90 डिग्री, और 90 डिग्री बनाए तो इन दोनों भुजाओं का रेशियो जो है ये 64 अनुपात 8 का स्क्वायर 64 अनुपात 36 में होगा। ऐसा ही ये 8 और 6 है, तो वही देखो इधर से फिर 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो इसके पास का होगा 64 और इसके पास का होगा 36। ठीक है क्या बात। अब ध्यान दो, देखो यहाँ अनसेडेड एरिया और सेडेड एरिया, अनसेडेड एरिया का बेस है 36, इधर भी अनसेडेड एरिया का बेस है 36। परपेंडिकुलर जो है वो दोनों सेम होंगे क्योंकि 8 6 और ये भी सेम है, इधर 8 6 और ये भी सेम है, और कितना होगा दो निकाल सकते हो, 8 गुणा 6/10 होता है, 4.8 होगा। तो अनसेडेड एरिया जो है उसका बेस का रेशियो है 36 और 64। तो हमें क्या कह रहा है, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान दो, देखो छायांकित जो भाग है, ध्यान दो छायांकित जो भाग है उसका बेस कितना है 64। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 गुणा आधार 64 गुणा ऊंचाई 4.8, क्योंकि आपको पता लग गया। राइट एंगल ट्राइंगल में याद है क्या आपको, राइट एंगल ट्राइंगल में लंब की जो लंबाई है a इंटू बी अपॉन सी होती है, लंब की लंबाई a इंटू बी अपॉन सी होती है, तो इसलिए 1/2 गुणा, ये पता ही लग गया आपको, आधार गुणा ऊंचाई। ऐसे इधर अनसेडेड एरिया जो है 1/2 गुणा
आधार 36 गुणा ऊंचाई वही 4.8, सेम यहाँ इसलिए गुणा 2, ये दोनों भी सेम है देखो 64 और 4.8, तो गुणा 2, तो ये कट गए, क्या क्या कट गया देखो, तो 4.8 गुणा 2 4.8, 1/2 गुणा 1/2, ये किससे कट रहा है 4 से, 4 से कट रहा है तो 16:9, तो 16:9 रेशियो। बोलो बात समझ आई क्या? पढ़ो देखो, ये तो थ्योरी में याद ही करवा था, 3/8 होता है टोटल एरिया का, तो कह रहा है छायांकित भाग का एरिया 5 है, छायांकित भाग का एरिया 3, तभी तो 8 होगा ना, 5:3। दोनों सेंटरों के बीच की दूरी ज्ञात करो, यदि वृत्त की भुजा 20 है, वृत्त की भुजा 20 है, तो जब यहां से यहां परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये 10 हो जाएगा, ऐसे इधर यदि परपेंडिकुलर बनाओगे तो इसकी रेडियस ढूंढो, जिसमें ध्यान दो ये 20 है और आर क्यू टी 25 है, ये 20 है, ये 25 है, तो ये 15 होगा ट्रिपलेट से, ये 20 है, 15 25 और ट्रिपलेट से, और आर बराबर क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में आर बराबर बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2 होता है, तो 20 + 15 माइनस 25/2, तो 10 का आधा 5, तो ये 5 हो गया, ये 10 है, ये 5 है, तो ये भी 15 है, ये 15 है, और ध्यान दो ये 5 है, ये पूरा 10 है, तो ये 10, तो इसमें ये 5 है तो ये भी 5 होगा, 5 है 15 है, तो ये कितना है, तो लगाओ 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, तो बन जाएगा 250, 250 होता है 5√10। क्या क्या निकाला वापिस ध्यान दो, देखो सबसे पहले ध्यान दो स्क्वायर के अंदर जो भी सर्कल बनता है उसकी रेडियस कितनी होती है, तो 10 होती है, स्क्वायर में जो सर्किल बनता है उस भुजा का आधा, इसलिए 10 होती है, और ध्यान दो राइट एंगल ट्राइंगल में कर्ण 25 है, लंब 20 है, तो पाइथागोरस से आधार कितना होगा 15, और राइट एंगल ट्राइंगल के इनर सर्किल की रेडियस आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2, तो ये 5, ये 5, ये 5 और ये 10, ये 10 और ये 5, तो ये दो दूरी हो गई 15, ये आपको 5 पता है क्योंकि पूरा 10 में से ये 5 है, यहाँ 5 पता है ना, ये 5 है, तो ये 5, ये 5 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर ये। कह रहा है वर्ग की भुजा बताओ, देखो क्या है ए बी सी डी एक वर्ग है, एक काम करते हैं, देखो ध्यान दो, इसको यदि मैं आगे बढ़ा दूं और इसके पैरेलल बढ़ा लूं, तो ध्यान दो ये कितना होगा 9 और ये कितना होगा 3, बोलो बात समझ आई क्या? और ध्यान दो ऐसा यदि मेरे पास है, बोर्ड पर ध्यान दो, ऐसा यदि मेरे पास है तो मेरे को ये भुजा पता है, मेरे को ये भुजा भी पता है, तो मैं इसको क्या यहां मिला दूं तो डायगोनल आ जाएगा क्या, बोलो यस या नो, तो डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 12 8 9 21 का स्क्वायर 441 प्लस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 21 के स्क्वायर का रूट, तो डी स्क्वायर बराबर 450, और डी स्क्वायर 450 है तो स्क्वायर का एरिया डी स्क्वायर बाई 2 बराबर होता है क्या ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 ही तो होता है, तो ए स्क्वायर बराबर 225, और ए स्क्वायर बराबर 225 तो एक का मान क्या होगा 15,
हर क्वेश्चन जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तब तक हर क्वेश्चन हार्ड ही लगेगा। कैसे स्टार्ट करूं? इसलिए याद रखो, कोई भी काम जब तक आप नहीं कर रहे हैं तब तक वो काम हार्ड है। जैसे आपने उस काम को कंप्लीट किया, आपका हार्ड खत्म हो गया है, सब स्मूथ हो जाएगा। ये शेडेड रीजन ज्ञात करो। ध्यान दो, देखो स्क्वायर यदि है तो ये 10 है, तो ये बचा हुआ 6 है, तो इस पार्ट का एरिया निकाल ही सकते हो। 1/2, 8 × 6, 8 चौक 6 चौक 24। ध्यान दो, ये पूरा 16 है, जिसमें से यहां तक 8 है, तो ये भी 8 है, तो फिर ये 24, ये भी आ गया। और ध्यान दो, ये 16 है, ये 10 है, तो ये भी निकाल सकते हो। तो 1/2 × 16 + 10, तो 80। तो आंसर हो गया 4 4 8, 128। तो हमें बाकी का एरिया यदि निकालना, तो स्क्वायर एरिया 16 का स्क्वायर 256 में से जो तीनों पार्ट निकाले वो हटा दो, तो 128 आंसर आ गया। हर क्वेश्चन तब तक बहुत हार्ड होता है जब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद 99% केस में वो क्वेश्चन जो है आपका मजेदार क्वेश्चन हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा उस क्वेश्चन को करने के बाद। देखो ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग बनाओ भैया। ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। M और N रेखा AB और BC के मिड पॉइंट है, M और N। देखो ऐसा यदि है तो पहली बात देखो मेरे दिमाग में जो आ रही है, मैं बस समझा ही देता हूं। यदि ये मिड पॉइंट है और यहां यदि अपन डायगोनल बना लें, तो ध्यान दो इस ट्राइंगल के अंदर मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन 1:1 में, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन 1:1 में। तो ये लाइन यदि x है तो आपकी ये लाइन x/2 होगी। बोलो ठीक है क्या बात? याद रखो, जब भी हमारे पास इस तरीके से स्थिति बनती है तो ये 1:1 में 1:1 में है, यानी ये छोटी भुजा 1 है, बड़ी भुजा 2 है, तो छोटी भुजा 1 है तो ये छोटी भुजा बड़ी भुजा, ऐसा होता है। याद है ना आपको ये बात? बस समझाना चाह रहा हूं, हो सकता काम आए नहीं भी आए। P जो है वो AB और BC के मिड पॉइंट है। P विकर्ण BD को, विकर्ण का नाम है BD, और इनका नाम क्या थे? M और N, M और N। P पॉइंट विकर्ण BD को इस प्रकार काटता है, P पॉइंट विकर्ण BD को इस प्रकार काटता है कि BP जो है, BP हो गया ये, BP BD का, BP BD का 5/6 है। देखो वापिस समझ लो एक बार, ABCD एक स्क्वायर है, AB और BC के मिड पॉइंट M और N है। पॉइंट P विकर्ण BD पर इस प्रकार है कि BD जो है, पॉइंट P यहां नहीं है भैया, फिर पॉइंट P को इधर है कि BD जो है, BD पूरा BD ही,
बीडी जो है वो बीपी का, तो यानी बीपी और बीडी में जो रेशियो है वो 5:6। तो ट्राइंगल बी एम एन, बी एम एन का एरिया ट्राइंगल बी एम एन का एरिया और एम एन पी का एरिया, एम एन पी का एरिया, ये वाला एरिया चाहिए। देखो ध्यान दो, क्या समझेंगे कैसे समझेंगे। तो लगाओ बी एम एन का एरिया 1/2 बेस एम एन इंटू हाइट, और इसका एरिया 1/2 बेस एम एन इंटू हाइट। दोनों का बेस तो एम एन ही है ना। तो ये कितना है, सबसे पहले तो ये देखो, ये कितना होगा, ये निकालो। ध्यान दो, पूरे विकर्ण को यदि बीडी को 6x मान लें, पूरे विकर्ण को यदि 6x मान लें, तो ये आधा कितना होगा, 3x। पूरे विकर्ण को यदि 6x मान ले तो आधा कितना होगा, 3x। और ये उसका भी आधा है, क्योंकि ये रेशियो 1:1, ये रेशियो 1:1, तो ये भी रेशियो 1:1। तो ये बन गया 3x/2। बोलो बात समझ आई क्या? सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो यदि हमने कहा बीडी 6x है, बीडी 6x है, तो ये पॉइंट ओ मान लो, तो बीओ 3x होगा, बीओ 3x होगा। और ये रेशियो 1:1, ये रेशियो 1:1, तो हाइट का भी रेशियो 1:1। इसका मतलब है ये आधा होगा। तो बी, इस पॉइंट को कोई मान लो MNOPQ, क्यू मान लो, तो बी क्यू का मान 3x/2 होगा। और बी क्यू तो इधर हाइट है 3x/2 BMN की हाइट है। और ध्यान दो यहां तक कितना है, बीपी कितना है, 5x। बीपी 5x, 5x में से ये छोड़ दो 3x/2, तो 7x/2 हो गया क्या? तो 7x/2। सारे स्टूडेंट्स वापिस देखो, सीखो। पहली बात क्या है, समझो, स्क्वायर को समझो। सबसे पहला काम देखो, स्क्वायर बहुत एक सुंदर प्रॉपर्टी होती है, इसलिए स्क्वायर में बहुत सारी बातें आपको आराम से समझ में आ जाती हैं। ध्यान दो, देखो इस स्क्वायर में यदि अपन मान लें ये ABCD स्क्वायर है, और ये M और N इन दोनों इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट्स हैं, तो ये यदि रेशियो 1:1 है मेरे प्यारे साथियों, तो ये रेशियो भी 1:1 होगा, और ये रेशियो भी 1:1 होगा। और ध्यान दो, देखो ये जो लाइन है वो लाइन इसके पैरेलल होगी। दोनों डायगोनल स्क्वायर के 90 डिग्री पर काटते हैं, इसका ये भी 90 डिग्री पर होगा। तो पहली बात, बीपी और बीडी का रेशियो 5:6 दे रखा है, तो हमने क्या किया कि ये कितना होगा ये निकालना है। इसको हमने माना है Q और इसको माना है O। तो पूरे को यदि आपने 6x कहा, पूरे को यदि 6x कहा, तो आधा कितना होगा, 3x। अब ये रेशियो 1:1 में इसका बी क्यू का मान यहां तक कितना आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा 3x/2, जो हमने रख दिया। और ये हाइट होगी क्योंकि 90 डिग्री है। और अब हमें एक इधर ट्राइंगल पॉइंट है P, इसका एरिया चाहिए, और इसका एरिया चाहिए, तो आधार तो वही है, आधार तो सेम है, तो हाइट क्या होगी वो ढूंढो। तो पूरा 5x है। ध्यान दो, देखो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, सारे के सारे स्टूडेंट ध्यान दो, यहां से यहां तक 5x है, यही तो कह रहे हो बीपी बराबर 5x है। हमें पूरी चाहिए नहीं, यहां तक ही चाहिए।
हमें पूरी नहीं चाहिए, P से Q तक की चाहिए। तो एक काम करो, पूरा यदि 5x है तो उसमें से ये आपको पता है ना 3x/2 है, तो घटा लो, सोल्व कर लो। 7x/2, 1/2 mn 2 x 3:7 आ गया, 3:7 आ गया। बोलो ठीक है क्या बात? सब समझ रहे हैं क्या बात को? चलो पढ़ो, देखो। एक स्क्वायर के अंदर, एक स्क्वायर किसी चतुर्यास के अंदर बना हुआ है। चतुर्यांश क्या होता है? वृत्त का चौथा पार्ट। तो वृत्त का चौथा पार्ट है ये, और इसमें बना हुआ है स्क्वायर जिसकी दो संलग्न भुजाएं इस प्रकार हैं। इस तरीके से आपका स्क्वायर, एक वर्ग किसी चतुर्यांश के अंदर इस प्रकार खिंचाया गया है कि दो संलग्न शीर्ष केंद्र से यहां से बराबर दूरी पर है। बात नंबर 1, ठीक है। जबकि दो शीर्ष परिधि पर है, हाँ जी, दो शीर्ष परिधि पर है। इसकी प्रत्येक भुजा मान लो x, और एक बात बताओ, इसकी प्रत्येक भुजा x है तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो x√2, ठीक है। और ध्यान दो, देखो 90 डिग्री पर काटते ही हैं, चतुर्यांश में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और ये दोनों पार्ट यदि बराबर हैं तो अपने को पता है राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी ये दोनों पार्ट बराबर हो 1:1 में हो तो ये √2 होता है। तो √2 की वैल्यू x है, तो ये या ये वैल्यू जो हो जाएगी x/√2 हो जाएगी। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो स्क्वायर जो आया उसकी साइड यदि x है तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो स्क्वायर जो आया, स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? तो x√2। यहाँ ये दोनों जो पार्ट है बराबर है तो इसका मतलब ये 1:1:√2 होता है, तो √2 की वैल्यू x है तो 1 की वैल्यू आ गई। और ध्यान दो, देखो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? r। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? r। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बोलो क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो 45 बनाता ही है। स्क्वायर का डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है इसलिए 45 बनाता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों भुजाएं बराबर होती है इसलिए ये 45 होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों भुजाएं बराबर है, राइट एंगल ट्रायंगल की दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो ये 45, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90। इसलिए ये हमारे पास, इसलिए हमारे पास ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में लिखते हैं आधार का स्क्वायर x²/2, लंब का स्क्वायर 2x² बराबर कर्ण का स्क्वायर तो r²। तो r² बराबर मेरे पास आ गया 4 और 1 5, 5x²/2। तो r की वैल्यू हो जाएगी √5/2 इंटू एक्स, √5/2 इंटू एक्स। फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये 65 क्वेश्चन, ये मान लो क्वाड्रिलेटर के बेस्ट 65 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यदि आप करके जाते हैं तो कन्फर्म है आपकी नैया पार ही उतरेगी। क्योंकि कोई भी एग्जाम आप चाहे तैयारी कर रहे हो, सीडीएस, रेलवे, जहां क्वाड्रिलेटर मेंसुरेशन में आ रहा है वहां एफ केट हो चाहे सीडीएस हो चाहे एसएससी हो, इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा। थ्योरी आनी चाहिए, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है बार बार इन्हीं को करें, एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, और फिर जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो जीत जाएंगे। इसी दुआ के साथ प्रैक्टिस करते रहे। तो फिर बढ़ते हैं, देखो 65 में क्या कहा गया है समझेंगे। सबसे पहले दी गई आकृति इस तरीके से है, पीएम को जेड तक बढ़ाया गया है जी। ओ जेड जो है एम एन एक्स वाई पे काटती है, ओ एक्स 27 है,
OX दिया है 27, XY दिया हुआ है 18, तो YZ की लंबाई पूछ रहा है। लगाओ भैया दिमाग। देखो समझो, सबसे पहली बात यदि हम बात करें NXY और PXC, NXY ट्राइंगल NXY और ट्राइंगल PXO, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्यों? एक एंगल बराबर और ये जेड में बने कोण है, इसलिए ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन में जेड में बने कोण बराबर और ये दोनों भी बराबर। और ऐसा है, दोनों ट्राइंगल यदि सिमिलर है तो देखो 18 और 27 का रेशियो जो है, 18 और 27 का जो रेशियो है वही रेशियो YN और PO का होगा। YN और PO का होगा तो क्या 2:3 होगा? बोलो यस या नो। और 2:3 होगा तो साहब ये 2x होगा और ये 3x होगा। और पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये x होगा, क्योंकि ये 3x है तो ये भी पूरा 3x है। और अब ध्यान दो, देखो ये दोनों लाइन यदि पैरेलल हैं तो इन दोनों पैरेलल लाइन पे बना ये छोटू ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल भी सिमिलर होगा। कौन कौन? नाम बताओ। तो आप बोलेंगे ZMY और ZPO, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, जिसमें छोटी भुजा 1 है, बड़ी भुजा 3x है। छोटी भुजा 1 है, बड़ी भुजा 3x है, तो छोटी भुजा ZY है, छोटी भुजा ZY है, और बड़ी भुजा जो है ZY प्लस 18 और 17 45 है। x से x काट दें तो रेशियो 3:1, तो 2xy 2ZY की वैल्यू 45 आ जाएगी। तो ZY की जो वैल्यू है, ZY तो चाहिए, ZY की वैल्यू 22.5 आ जाएगी। तो कैसी लगी आज की क्लास? कैसा लगा आपको ये क्वाड्रिलेटर? अच्छा लगा? मजा आया? तो प्लीज अपने कमेंट, अपनी बातें अपने दोस्तों के साथ बताएं कि हमने क्वाड्रिलेटर ऐसा पढ़ा था। जितने भी स्टूडेंट जो ऑनलाइन कोर्स कर चुके हैं, जिनकी अभी वैलिडिटी बची हुई है, या जिनका पहले ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट हो चुका है या ऑफलाइन कोर्स कंप्लीट हो चुका है, यदि इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज, कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ये पढ़ भी चुके हो फिर भी दोबारा करो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इंक्लूड है, प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड है, इसलिए इसके बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार जरूर इस वीडियो को देखें। थैंक यू।